हेलो नमस्कार मैं दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए, कल हम पूरा एक पेज स्टार्ट किए थे लूसेंट की बुक का, और आज हम सेकंड पेज आ चुके हैं। तो सेकंड पेज का पेज नंबर दूसरा आज लूसेंट का स्टार्ट कर रहा हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यजुर्वेद, सामवेद। तो आज आपका आ रहा है अर्थवेद। अर्थवेद क्या होता है? इसमें आचार्य ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि तंत्र मंत्र व जादू टोना किस वेद में रचित है, तो ध्यान रखना अर्थवेद हो जाएगा आपका। अर्थवेद, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुत, प्रायश्चित, औषधि अनुसंसाधन, विवाह, प्रेम विवाह, राजकर्म, मातृभूमि महात्मा आदि विविध विषयों में संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वासों, आत्मविश्वास इत्यादि का वर्णन किया गया है। अर्थ जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या हो जाएगा? इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है, वशीकरण, साप, आशीर्वाद, स्मृति, इसका सबका विवरण किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया। अगला, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे वाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद, और सबसे वाद जो वेद हो जाएगा वो कौन सा वेद हो जाएगा? वो हो जाएगा अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये इस प्रकार है। पहला है आपका शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हो रही है। कौन सी? पहला शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, और आपका हो जाएगा अगला छंद। अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबंध जो है वो विभिन्न पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के सबसे अच्छा क्रमबंध जो है वो विभिन्न पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता जो है वो लोम हर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सबो माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इसमें 5 है मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भगवान ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। एक तरफ पुराण हो जाएगा, एक तरफ संबंधित वंश हो जाएगा। आपका पुराण क्या है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। तो विष्णु पुराण का मौर्य वंश से रिलेटेड है, मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन से है, और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से रिलेटिव करता है। अगला क्या है? नोट। अगला क्या है? अगला है नोट। पुराणों में जो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। अब आ जाए कि वेदों का वो पुराण जो सबसे प्रामाणिक या सबसे पुराना हो, तो ध्यान रखना सबसे प्राचीन आपका कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण, जिसका संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, साफ साफ में लिखा हुआ है। स्त्रियां और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में करते हैं। स्मृत ग्रंथि, अगला पॉइंट क्या है? स्मृत ग्रंथियों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। क्वेश्चन आ जाए कि शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है, तो ध्यान रखना पुराण जो है वो शूद्र काल का मानक शुंग काल का मानक यंत्र है।
या मानक ग्रंथ है। नारद स्मृत गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृत जो है वो गुप्त वंश के गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करता है। अगला क्या है? अगला है जातक। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कौन? जातक। जातक में जो बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका जैन साहित्य को अगनु कहा जाता है। अगनु लिखा हुआ है ना। जैन साहित्य आगम कहा जाता है। आगम्र। जैन साहित्य को आगम्र कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहासकार है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भक्तावली सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ अनेक राज्यों का विवरण भी मिलता है। अगला क्या है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जो अर्थशास्त्र के जनक है वो चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अगला संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया है। साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसको कहा गया है? तो ये लिखा हुआ है कल्याण। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिनी है, या जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कल्याण जो है उनकी रचित पुस्तक जो है वो क्या है, तो राज तरंगिनी पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। अगला पॉइंट क्या है? अरबों की सिंध विजय पर वृतांत चचनामा लेकर जो है वो अली अहमद में सुरक्षित है। अगला अध्यायी भाषा, व्याकरण की जो भाषा है अध्यायी भाषा, उसके लेखक जो है वो पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास है और मौर्य युग का राजनीतिक अवस्था की कुछ जानकारी भी प्राप्त है। किसमें? पाणिनि में। अगर पाणिनि आ जाए तो ध्यान लगाइए अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। आपका क्वेश्चन अगर बनता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा पेज लगाओ, माउस से तीसरा पेज लगाओ, हल्का बढ़ाओ नीचे, हाँ और बढ़ो, ठीक है, और बढ़ो थोड़ा ऊपर नीचे, और थोड़ा ऊपर, और तो बस, और थोड़ा भाई दिखे तो बस, ठीक। चलिए अगला देखिए, दूसरा वाला हमारा पेज हो गया। अब पेज नंबर तीसरा लिखते हैं। आप बुक लेकर साथ में पढ़ते हुए चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगला तीसरा पेज नंबर है, सिकंदर के साथ अनेक लेखकों में निर्याकस, आने सिक्रस्ट और आस्ट्रीबुलोस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय भी है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अगला है मेगास्थनीय या सेलुकस निकेटर का राजपूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया करता था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका जो है मौर्य युग, समाज एवं संस्कृत के विषय पर लिखा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिका पुस्तक क्या है तो ध्यान रखना, इंडिका पुस्तक जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया करता था। ये अपनी पुस्तक कौन? मेगास्थनीज, ये अपनी पुस्तक जो है वो इंडिका पुस्तक मौर्य युग के कालीन में संस्कृत के विषय में लिखा था। पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला क्या है? डाइमेकस
डाइमेकस क्या है? हमने बुक भी ओपन करते चलते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग यहां से देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा अगला डाइमेकस। डाइमेकस जो है या सीरियस नरेस सीरियन सॉरी, या अगला पॉइंट ये वाला पॉइंट है डाइकेमसस। डाइमेकस, डाइमेकस जो है ये क्या है? या सीरियस सीरियन नरेस। अगला क्या लिखा है? अंतियोकस, ये लिखा हुआ अंतियोकस का राजदूत था। कौन? डाइमेकस जो है वो सीरियन नरेस अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया करता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डाइमेकस जो है वो किसके दरबार में आया करता था, तो ध्यान रखना डाइमेकस जो है वो बिंदुसार के राज दरबार में आया करता था। इसका विवरण जो है वो मौर्य युग से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसका विवरण किससे, तो ध्यान देना मौर्य युग से। अगला पॉइंट, अगला ये वाला पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट ये वाला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या है? डायलोनीसियस। डायलोनीसियस या जो है या मिस्र देश नरेश, नरेश का मतलब होता है राजा, या मिस्र देश का जो नरेश है राजा है टालमी। फिलेडेल्फस, फिलेडेल्फस ये आपका लिखा हुआ फिलेडेल्फस। तो टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया करता था। अगला क्या है? अगला है टालमी। टालमी क्या है? टालमी या दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अगर आ जाए कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक कौन लिखा था, तो ध्यान रखना भारत का भूगोल नामक पुस्तक टालमी ने लिखा था। टालमी, टालमी यहां ला ले लेते हैं। ये टालमी, टालमी ने इसलिए पुस्तक कौन लिखा था? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। अगला क्या है? अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अगर क्वेश्चन आ जाए वो कौन पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई है, तो पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये पुस्तक, इसमें कोई लेखक की जानकारी दी ही नहीं गई है। लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर गया था, लौट के नहीं आया गया। आगे देखते हैं। हिंद महासागर की यात्रा पर गया था 80 ईस्वी में, और उसके इस समय के बाद भारत के बंदरगाह तथा व्यवहारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन यहां से सिर्फ एक ही बनेगा कि इस पुस्तक में किसकी जानकारी दी गई, तो ध्यान रखना भारत के बंदरगाह और आपका व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम अगला पॉइंट आप लोग डालते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक का पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है चीनी लेखक में? चीनी लेखक है फहियान। फहियान एक चीनी लेखक है। वह चीनी लेखक यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फरियान जो है फहियान, फहियान नामक चीनी यात्री किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण के मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। एकदम लूसेंट रटा देंगे। लूसेंट नीली वाली आप बुक ले लेना, मेरे पास भी बुक है। मैं एकदम देखो चार्ट के पढ़ रहा हूँ लूसेंट, देखो कैसे पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से लूसेंट में पढ़ा रहा हूँ। तो लूसेंट तैयारी भी करते हैं। लूसेंट की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई है। यहाँ पे देखो लगी है, ये नीली वाली लूसेंट बुक है। आप लोग भी ले सकते हो नीली वाली लूसेंट बुक, और साथ में बैठ के बैठ के साथ में पढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी व समृद्ध बताया गया है। कौन कौन? फहियान जो है चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन बन जाए फहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आया था, तो चलिए फहियान
चीनी यात्री समुद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और वो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताता था। अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला पॉइंट है हमारा संघयुगन। संघयुगन है या 1218 ईस्वी में, या 1218 ईस्वी में क्या किया, सांद्रो क्लास डिस्टर्ब हो रही है, या 1518 ईस्वी में भारत आया था कौन, संघ संयुगन। संयुगन जो है वो 1518 ईस्वी में भारत आया था। किसके दरबार में आया था, देखो वह अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की, बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां थी वो क्या किया, एकत्रित किया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हेनसांग। ये क्वेश्चन हम त्रिवेदी का जीके रोज जो हम करवा रहे थे बंद है इस टाइम, लेकिन मैं फिर लेकर आऊंगा त्रिवेदी का जीके रोज। इसके साथ साथ त्रिवेदी का जीके रोज भी लेकर चलेंगे। जीके रोज में हमें क्वेश्चन करवाते हेनसांग भारत कब आया था और 4 ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान रखना हेनसांग जो भारत है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यहां से क्वेश्चन है हेनसांग जो भारत है वो हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीनी में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राजा कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक रहकर, भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 629 में आया और 15 वर्ष भारत में रुका कपिसा के पास। कपिसा पहुंचकर कपिसा में रुका 15 साल और 645 ईस्वी में वो चीन लौट गया। क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, हेनसांग भारत कब आया, 629 ईस्वी में हेनसांग भारत आया था। हेनसांग भारत किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग भारत कितने साल रुका, 15 साल रुका। कहां रुका, कपिसा में रुका। उसके बाद वो वापस चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। वो भारत में आया और भारत में एक राज्य पड़ता है बिहार, और बिहार में एक विश्वविद्यालय पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। जब हेनसांग भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 में, गया कब, 645। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद वो बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके लेने आया था। एकत्र कर लेता तो लिया चला जाता। उसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है, हेनसांग हो गया, हेनसांग हो गया। उसके बाद अगला इसी में नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया, वापस फिर चीन लौट गया। उसके बाद अगला क्या है, ठीक है, बौद्ध धर्म को एकत्र करके ले जाना चाह रहा है। उसके बाद इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, हेनसांग का भ्रमण का जो नाम है, प्रसिद्ध नाम भ्रमण का, उसका नाम है सीयूकी। अगर क्वेश्चन आ जाए सीयूकी किससे संबंधित है, तो सीयूकी भ्रमण वृत्तांत किससे संबंधित है, हेनसांग जब 629 से 645 तक भारत ने भ्रमण किया था, तो उस भ्रमण का वृत्तांत जो है सीयूकी, सी यू और की, इस नाम से भारत में भ्रमण किया। अगला क्या है, नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है आप लोग निकल जाओ, प्रसिद्ध था। और उसके बाद जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया गया। इसके अनुसार जो है सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन भी किया गया था। इसी के शिव और विष्णु, एक मिनट, शिव और सूर्य
की देवताओं का भी वर्णन इसमें किया गया है। नोट अगला क्या है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र से, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय है, जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय में जो वो अध्ययन कर रहा था वहां के कुलपति आचार्य कौन थे, तो ध्यान रखना वहां के कुलपति आचार्य जो थे वो शीलभद्र थे। यहां से क्वेश्चन ले सकते हैं, शीलभद्र थे जिस टाइम वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो शीलभद्र थे। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है इत सिंह क्या है? यह 7वीं शताब्दी के अंत में भाया था। कौन? इत सिंह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत वर्णन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय और क्या है, और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये अपने समय में भ्रमण भी इसको किया था, भारत का वर्णन किया था। अगला 3 पॉइंट है आपका अरबी लेखक। चीनी लेखक हो गया, अब हम पढ़ते हैं अरबी लेखक। तो पेज नंबर 4, हम लोग पेज नंबर 4 पे आते हैं। पेज नंबर 4, चीनी लेखक। पहला क्या है? पहला है मध्य। सॉरी, अरबी लेखक। अभी पेज नंबर 4 में ही है अरबी लेखक। अरबी लेखक क्या है? अल बरूनी एक लेखक है, अरबी लेखक जिसका नाम है अल बरूनी। बहुत क्वेश्चन पूछा गया अल बरूनी के बारे में। तो अल बरूनी क्या है? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन? अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीफ ए हिंद भारत की खोज नामक इतिहास की इसकी रचना है। इसकी किताब जो है वो किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीफ ए हिंद ब्रैकेट में भारत की खोज नामक इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, नीति रिवाज, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। कौन? अल बरूनी। अल बरूनी अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद या ताकीफ ए हिंद भारत की खोज के नाम से इसका किताब था। उसके बाद डी नंबर है अन्य लेखक। तारानाथ। अगला क्या हो जाता है हमारा? अगला हो जाता है हमारा तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। क्वेश्चन आ जाता है कि तारानाथ कैसा लेखक था? तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कांगयूर और तांगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। कांगयूर और तांगयूर नामक ग्रंथ की रचना करने वाला तारानाथ तिब्बती लेखक था। इसमें जो है इसमें क्या है? इसमें भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने के लिए कुछ जानकारी जो है पुरातत्व साक्ष्य मिले थे, उसमें कुछ जानकारी भी थी। तो पहला क्या है? 1400 ईस्वी में अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम भी मिलते हैं। किसमें?
पुरातत्व के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। पेज नंबर 4 लेकर चलते हैं। अगला है मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है वचन राजदूत होलियोडोरस, किसको मिला? होलियोडोरस को मिला। वेश नगर विदिशा गरुड़ स्मंत लेख, मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने के प्रमाण जो कहा मिले? वो राजदूत मिले। कहाँ पे मिले? यवन राजदूत जो है वो कहाँ क्या मिला? होलियोडोरस। अगला क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। अगर भारत में सर्वप्रथम भारतवर्ष का सर्वप्रथम अगर जिक्र है तो हाथी गुफा अभिलेख में। अगला पॉइंट क्या है? भारत प्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा नामक अभिलेख में है। अगला पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त है। अगला पॉइंट क्या है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरण, सती प्रथा का पहला जो लिखित साक्ष्य है सती प्रथा का, वो एरण अभिलेख जो शासन है वो भानु प्रताप के शासन काल में प्राप्त हुआ था एरण अभिलेख से। अगला क्या है? कुछ अभिलेख आए थे, कुछ शासन लिखे हैं। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कालिंग के जो राजा थे वो खारवेल थे। कालिंग के राजा खारवेल थे। जूनागढ़ जो गिनहार है उसका अभिलेख जो है और रुद्र दामन नामक राजा थे। फिर नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री नामक महत्वपूर्ण अभिलेख है। और वो कौन सा अभिलेख है? शासन काल में है, तो वो है आपका गौतमी बलश्री। अगला क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख जो है किसके शासन में? समुद्रगुप्त के शासन में। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड में जो है वो एहोल अभिलेख। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा के जो नरेश थे कौन थे? यशोवर्मन के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख मिला। ग्वालियर का अभिलेख जो है वो प्रतिहार वंश के राजा नरेश भोज थे। फिर भीतरी हम जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त में मिला। पूछा भी जाता है जूनागढ़ अभिलेख किसके शासन में हुआ? तो ध्यान रखना जूनागढ़ अभिलेख स्तंभगुप्त के शासन काल में हुआ। फिर देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल के शासक विजय सेन के शासन काल में हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? अगला है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मंदसौर अभिलेख जो है वो किसके शासन काल में हुआ, तो मालवा नरेश जो है यशोवर्धन के शासन काल में हुआ। और उसमें क्या था? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों से जानकारी मिली मंदसौर अभिलेख से। अगला है कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास, जिसे गड्ढा का घर कहा जाता है उसको बोलते हैं गर्तावास। बुर्ज होम का साक्ष्य मिला। कहाँ मिला? कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल। इसमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। फिर प्राचीनतम सिक्के को भी अहर्त सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्यिक कार में कपावर्णक भी कहा जाता है। कासावर्णक भी इसको कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को जो है वो आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का कहा जाता था। और जो बुर्ज होम जो है गर्तावास, जिसको गड्ढा का घर कहते हैं, वो जो है कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल है।
अगला क्या है, और इसी साहित्यिक में इसको कासा वर्णक भी कहा जाता था। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था और साहित्यिक जो है में उसको कासा वर्णक भी कहा जाता है। फिर सर्वप्रथम सिक्कों को जो है लिखने के लिए जो सर्वप्रथम सिक्कों को यवन शासकों ने किया था। लिखे हुए सिक्के पर कार्य करने का जो यवन है वो यवन के शासकों ने किया था। अगर आ जाए कि सर्वप्रथम सिक्का जो है, सिक्का यही जो सिक्का चलते हैं सर्वप्रथम सिक्का पर जो लिखने का कार्य हुआ था वो यवन के शासक जो थे, यवन के राजा जो थे उन्होंने बोला था, उनके दरबार में ये सिक्का के लिखने को बोला गया था। फिर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसने संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता था। जो समुद्रगुप्त के शासन काल में एक वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले जो चलते थे उसमें वीणा बजाते हुए का चित्र होता था, तो उससे जो है वो प्रेमी, संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता था। और अरिकमेणु जो है, अरिकमेणु जो पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त होते थे, वो भी समुद्रगुप्त के दरबार में प्राप्त होते थे। तो अगला इतना आपका है। अगला आ जाता है सेकंड पार्ट, प्रागैतिहासिक काल। अगला आ जाता है प्रागैतिहासिक काल। इसमें हम पूरा पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ये हम कल रखते हैं हड़प्पा सभ्यता। आज 2, 3 और 4 पेज पढ़े। कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपको क्लास पर डे मिलती रहेगी। आज चैनल पे डाल चुके हैं कल वाली क्लास, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह भी क्लास बहुत जल्द आप लोगों के बीच में मिल जाएगी। कैसी लगी, अच्छी लगी क्लास तो कमेंट करके जरूर बताना। क्या मैं कंटिन्यू सीरीज को करूं या फिर मैं अपना खुद का हस्तलिखित वाला, अपने आप लिखने वाला नोट्स लेकर आऊं, या फिर पूरी लूसेंट ही लेकर चलूं, जैसा आप लोग कमेंट करके तुरंत बताएं। धन्यवाद।